हाँ, 4 है। नहीं। 4 है ये। 4 ही है। हम असल में 1,000 था, सुबह 4 दे दिए थे उसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पावर कंसर्न्स के बारे में पढ़े थे कि कौन कौन से पावर कंसर्न्स हैं। यानी मेजर पावर कंसर्न तो रिक्वायरमेंट में तभी है जब अगर कोई हम ऐसा एम्बेडेड सिस्टम यूज कर रहे हैं जहाँ पे पावर कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, या बैटरी ऑपरेटेड है, पावर सप्लाई इजीली अवेलेबल नहीं हो सकती, तो उस जगह पे पावर कंसर्न मेजर पार्ट अपना प्ले करता है। अब कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की। वो कौन कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं? तो जब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में से आ जाते हैं। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए सबसे जरूरी बात तो ये हो गई कि उसको डॉक्यूमेंटेड आप प्रॉपरली करिए। And if the quality attributes are more concrete and measurable, it will give you a positive impact on the system development process and the end product. और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत तगड़ा होगा तो जो एंड प्रोडक्ट आपका बनेगा उसका डेवलपमेंट आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट क्या क्या परेशानी आई थी, उसको कैसे आपने दूर किया था, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। और जितने भी आपके एम्बेडेड सिस्टम के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उनको आपने कैसे एड्रेस किया है, तो ब्रॉडली क्लासिफाई अगर करें तो वो दो मेजर कैटेगरीज में आते हैं। एक आता है ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और दूसरा है नॉन ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। अब ये जो ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं उनमें क्या क्या है, तो operational quality attributes represent the relevant quality attributes related to the embedded system when it is in the operational mode or online mode। यानी जब ये ऑपरेशन कर रहा हो, कोई एम्बेडेड सिस्टम अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा हो, वर्क कर रहा हो, तो ड्यूरिंग वर्किंग उसके क्या क्या क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स हैं जिस पे हमको ध्यान देना है। या कह लें अगर कोई काम कर रहा है इट मींस इट इज ऑनलाइन, इट इज इन ऑनलाइन मोड। तो 6 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जिन पे फोकस करना है। पहला है रिस्पॉन्स, दूसरा है थ्रूपुट, तीसरा रिलायबिलिटी, चौथा मेंटेनेबिलिटी, पांचवा सिक्योरिटी और छठा सेफ्टी। ये वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं किसी एम्बेडेड सिस्टम के जब ये तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब वो एम्बेडेड सिस्टम एक्चुअली फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो। यानी ड्यूरिंग द फंक्शनैलिटी as a designer you have to look after all these quality attributes ranging from response to throughput, then reliability, maintainability, security and safety। अब अगर इसकी नॉन ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात करें
तो नॉन ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स नीड टू बी एड्रेस्ड फॉर द प्रोडक्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। ये वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो ऑपरेशन करते वक्त इन पे फोकस नहीं है। ये जब ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं उस वक्त इनके कौन कौन से वो क्वालिटीज हैं जिन पे आपको फोकस करना है, ये वो कैटेगरी है। और इनमें कौन कौन से चीजें हैं, जैसे उस एम्बेडेड सिस्टम को जिसको आपने डिजाइन किया उसकी टेस्टेबिलिटी क्या होगी, क्या क्या टेस्टिंग अप्रोच है उसके, उसको डिबग करने के लिए जो एबिलिटी है वो कौन सी है, डिबग हो सकता है नहीं हो सकता है, इवोलेबिलिटी, क्या इसमें अपग्रेडेशन की संभावना है या ये जो है बिल्कुल एंड प्रोडक्ट है, इसमें फर्दर कोई भी इंप्रूवमेंट अब पॉसिबल नहीं है, पोर्टेबल है या नहीं है ये एम्बेडेड सिस्टम, टाइम टू प्रोटोटाइप एंड मार्केट, कितनी दिनों में आप इसका प्रोटोटाइप बना लेंगे, इसका फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे और कितने दिनों में आप उसको डिप्लॉय कर लेंगे मार्केट में, ये इसका अगला नॉन ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है। और फाइनल जो नॉन ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है वो ये है कि इसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी मैन्युफैक्चरिंग में। और टोटल कॉस्ट की जब बात कर रहे हैं तो इसमें हम जो है वो मैन पावर की जो कॉस्टिंग है उसको भी लेते हैं, डिप्लॉयमेंट का कॉस्ट जो है उसको भी लेते हैं, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट जब किया था तो उसके भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जो आया था वो भी लेते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो उसके टोटल कॉस्ट में कंबाइंड कर दिया जाता है। तो ये 6 तरह की ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होती हैं और 5 तरह की नॉन ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होती हैं। अब हम लोग इसको डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो 6 ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात की गई उनमें इनका रोल क्या है, जैसे रिस्पॉन्स किसको कह रहे हैं, कैसे मेजर करेंगे, थ्रूपुट किसको कह रहे हैं। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स। नाउ रिस्पॉन्स इज अ मेजर ऑफ क्विकनेस ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करता है अगेंस्ट द इनपुट जो उसको मिला, उसके अगेंस्ट वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है। It gives an idea about how fast your system is tracking the change in input variable. इनपुट में आए हुए बदलाव को मेजर करके और आपका एम्बेडेड सिस्टम कितने जल्दी उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट को जनरेट कर रहा है, दिस कम्स अंडर रिस्पॉन्स। तो ज्यादातर एम्बेडेड सिस्टम जो है वो फास्ट रिस्पॉन्स को डिमांड करते हैं एंड इट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इन रियल टाइम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट कंट्रोल एप्लीकेशन है तो इट शुड रिस्पॉन्स इन रियल टाइम मैनर एज वेल एज देयर इज अ वेरी मिनिमल डिले इन द रिस्पॉन्स टाइम, इफ एट ऑल। अगर होता भी है तो बहुत मिनिमल हो, बहुत ही कम डिले हो रिस्पॉन्स टाइम में। क्योंकि अगर आप एविएशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे फ्लाइट कंट्रोल में डैमेज बोथ को होने का चांसेस है, प्रॉपर्टी यानी कि एरोप्लेन को भी और प्लस पैसेंजर्स। तो पूरा क्रू जो है, क्रू, एरोप्लेन, पैसेंजर्स ऑल आर इन डेंजर if there is a slight delay or considerable delay in the response। क्योंकि क्या होता है स्पीड काफी अधिक होती है तो अगर डिले हुए रिस्पांस टाइम में तो देयर इज अ चांस ऑफ क्रैश। जैसे पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि जब कोई फ्लाइट लैंड कर रही हो तो लैंडिंग के टाइम में जो व्हील्स होती हैं उसकी गियर को पर्टिकुलर टाइम में ओपन होना होता है। जब वो रनवे के ऊपर आने वाला होता है एरोप्लेन तो उसके व्हील्स के गियर ओपन हो जाएं, व्हील्स बाहर आ जाएं, एक पर्टिकुलर पोजीशन में आ जाए जिससे कि जब वो लैंड करे एक पर्टिकुलर एंगल पे तो वो व्हील्स उस डायरेक्शन में इजीली मूव करना शुरू कर दें, जिससे जो शॉक या जर्क लगता है वो ना हो।
अगर मान लीजिए कि आपने अपने ऐसा एम्बेडेड सिस्टम बनाया और उसमें जो एम्बेडेड सिस्टम उन व्हील्स को ओपन करता है, जो गियर्स को ऑपरेट करता है व्हील्स के ओपन करने के लिए, वो वर्क ही ना करे, उस केस में क्या होगा? अब लैंडिंग तो होनी है, व्हील ओपन हो नहीं रहा, तो उस केस में क्या होता है? अभी आप लोगों ने पीछे देखा होगा 15-20 दिनों पहले कि नागपुर से चला हुआ है एक एयरबस, मुंबई में उसकी आपातकालीन इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और उसके व्हील्स ओपन नहीं हो रहे थे, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं बेली लैंडिंग। बेली यानी पेट के बल उसकी लैंडिंग हुई, क्योंकि व्हील ओपन हुए ही नहीं, तो व्हील्स ओपन नहीं हुए तो पूरे का पूरा जो प्लेन था उसकी लैंडिंग उसके लोअर जो उसका पोर्शन है उस पर हुआ। अब वहां पे चांस आग लगने का बढ़ जाता है बेली लैंडिंग में। तो बेली लैंडिंग में ये पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे हुआ क्या? जो एम्बेडेड सिस्टम आपने डिजाइन किया वो एम्बेडेड सिस्टम उस वक्त परफॉर्म नहीं किया, उतने जल्दी उसने रिस्पॉन्स किया नहीं। तो रिस्पॉन्स ना करने की वजह से, क्योंकि वहां तो सेकंड्स की भी कीमत है, कंप्लीट जो पैसेंजर्स थे उनकी लाइफ प्लस वो एयरक्राफ्ट की डेंजर में आ गया। तो ये सारी चीज आपको ख्याल में रखनी है जब आप कोई एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं, तो उसका क्विक रिस्पांस टाइम होना चाहिए एंड दैट शुड बी इन द डिजाइन टाइम लिमिट, कि जितने के लिए आपने डिजाइन किया उसी टाइम लिमिट में वो हो भी जाए। It is necessary that all embedded system should be real time in a response. For example, the response time requirement for an electronic toy is not at all time critical. There is no specific deadline that the system should respond with in this particular timeline. अब ये सिस्टम टू सिस्टम वैरी करेगा जब आप बनाते, जैसे अभी हम लोगों ने बात की एरोप्लेन की, वहां पे बहुत क्रूसियल है कि वो रिस्पॉन्स एग्जैक्टली उतने टाइम ड्यूरेशन में होना ही चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत है। पर अगर यही कि कोई बच्चे का खिलौना है, रोबोट वाले जो रोबोट कार होती है या रिमोट वाली कार होती है, तो रिमोट वाली कार में अब चल रहा है नहीं चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद चला तो भी कोई बात नहीं है, उतना टाइम क्रिटिकल वो नहीं है। पर जहां पे टाइम, जहां पे सेफ्टी, जहां पे सिक्योरिटी आपका प्राइम कंसर्न है, वहां पे रिस्पॉन्स टाइम परफेक्ट होना चाहिए। उसमें स्लाइट डिले भी जो है वो कोई मेजर हैजार्ड, कोई मेजर एक्सीडेंट कर सकता है। तो ये पहला ऑपरेशनल फीचर हो गया, ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हो गया जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब होता है इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम या रेट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन of a defined process over a stated period of time. How many times does the machine operated well within that time? कोई भी मशीन आप लेके आ रहे हैं, जैसे आपने, जैसे मान लीजिए कि आप एक रेफ्रिजरेटर लेके आए, फ्रिज लेके आए, अब उसमें भी एक छोटा सा एम्बेडेड सिस्टम लगा हुआ है। वो एम्बेडेड सिस्टम का काम कूलिंग को देखना, आपने जिस तरह से उसको सेट किया हुआ है, आपने टेम्परेचर जोन उसका फिक्स कर रखा है कि भाई समर में मेरा ये होना चाहिए, विंटर में ये ऐसा होना चाहिए, मानसून रीजन में इतना होना चाहिए, इतने इतने दिनों के बाद डिफ्रॉस्ट हो जाना चाहिए, ये सब कुछ सेटिंग करके आपने उसमें डाल दिया। अब ये जो सेटिंग करके आपने डाला, तो ऐसा जो आपने सेटिंग किया और उस सेटिंग के अगेंस्ट में वो एम्बेडेड सिस्टम उस फंक्शन को कितनी बार एग्जैक्टली परफॉर्म कर पाता है, दैट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द रेट थ्रूपुट हो गया उसका, कि वेल विद इन जोन वो अपने को ऑपरेट करा रहा है डेफिनेट डिफाइंड प्रोसेस को। द रेट्स कैन बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बैच प्रोड्यूस। अब यही थ्रूपुट, इसको थोड़ा दूसरे एम्बेडेड सिस्टम के लिए समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोई मशीन लगाते हैं, जैसे मैंने उस उन पिछले क्लास में भी ये एग्जांपल लिया था जब मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब मैं काम करता था वहाँ पे रिलायंस की।
तो वहां पे जो मशीन लगी होती थी ना, तो वो सब ऑटोमेटिक मशीन थी। वो सारी ऑटोमेटिक मशीन का पर आवर कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो मेजर होता था। तो मेजरमेंट करने का तरीका ये था कि जो है इधर धागा बनता था, तो धागे के लिए पूरी पूरी एक बड़ी बड़ी रील बनती थी। तो कितनी रील एक मशीन से 1 घंटे में बन रही है, ये उसका थ्रूपुट हो जाता था। या इस तरह के कितने बैच वो प्रोड्यूस कर रही है 1 घंटे में, या इंटायर डे में 7 आवर्स 8 आवर्स का जो शिफ्ट होता था उसमें। इसी तरह से आप अगर मान लीजिए कि एटीएम मशीन में है, तो जो कार्ड रीडर आपने लगाया है वो कितनी बार कार्ड रीडिंग एग्जैक्टली करेक्ट करके देगा, इसका भी एक आपने सीमा तय कर रखी होगी, लिमिट तय कर रखी होगी। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे मोबाइल में या लैपटॉप के चार्जर्स में जो बैटरी होती है ना, ये बैटरी का भी बिल्कुल एकदम टाइम साइकिल इन लोगों ने डिसाइड करके रखा हुआ है कि भैया ये 3,000 बार या 4,000 बार फुल चार्ज से लेकर के फुल ड्रेन तक ये काम करेगी, और उसके बाद इसकी जो है एफिशिएंसी या इसकी थ्रूपुट जो है वो कम होती जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उतने ही समय तक ये चलता है, ये उसका बेंचमार्क हो गया। ये उस एम्बेडेड सिस्टम का थ्रूपुट हो गया कि भाई इतने तक 2,000 बार 4,000 बार 5,000 बार ये सक्सेसफुली ऑपरेट करेगी। अब वो 4,000 5,000 आप जो है 1 महीने में करा लें, 2 साल में करा लें, 3 साल में करा लें, ये आपके ऊपर है। तो वो उस तरह से एम्बेडेड सिस्टम उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उतने टाइम के लिए अपना कंप्लीट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ये उनका एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। तो benchmark can be a set of performance criteria that a product is expected to meet, or a standard product that can be used for comparing other products of the same product line। अब ये बेंचमार्क बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बन जाती है। जैसे एक नॉर्मल आप स्विच ले लीजिए जो आप लगाते हैं घर में, तो अब आप वहां पे जाते हैं तो अब आपको ये यार एंकर का ले लें, हैवेल्स का ले लें, ये सब थोड़ा अच्छा क्वालिटी है, कंपनी अच्छी है, तो इनकी जो है वो एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। अब आप उसके लिए परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को भी मेजर करते हैं कि हाँ उनके यहाँ लगा हुआ है या उनके यहाँ इस तरह का लगा हुआ है और वो इतने दिनों से काम कर रहा है, सही तरह से काम कर रहा है। तो ये एक तरह का बेंचमार्क सेट हो गया। तो बेंचमार्क का मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेड टू मीट है सर्टेन प्रोडक्ट विद सर्टेन क्राइटेरिया अप टू सर्टेन प्रोडक्ट लाइन, वो अपने डिजायर्ड फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जाती है एम्बेडेड सिस्टम प्रोडक्ट्स की, जितना महंगा आप लेते जाते हैं, उतने ही आपकी जो है वो कंसिडरेशन इसके प्रति भी बढ़ती जाती है कि भैया थ्रूपुट कितना है एक्चुअली में इसका, ये तो बता दो। तो ये सब कुछ जो है उनके डेटा शीट में दिया रहता है, और यही सब प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक में भी हम लोग को दिखता है। तो पहले तो कुछ प्रोडक्ट्स में वारंटी गारंटी इस तरह की चीज भी दी जाती थी, अब तो खैर वो सब चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तीसरी जो ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलायबिलिटी। अब ये क्या चीज है रिलायबिलिटी? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच परसेंट यू कैन रिलाई अपॉन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, और व्हाट इज द परसेंटेज ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू फेलियर। कितना परसेंट आप जो है अपने मशीन पे, अपने एम्बेडेड सिस्टम पे रिलाई कर रहे हैं कि हाँ ये सक्सेसफुली काम कर जाएगा, और कितने परसेंट आप ससेप्टिबल है कि पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि फेल हो जाएगा। जैसे टेक युवा के प्रोजेक्ट्स जो आप लोगों ने बनाए, तो पता लगा रूम में तो काम कर रहे थे, बाहर जाके काम ही नहीं कर रहे, तो अब आपके दिमाग में ये चीज तो चल ही रही थी बनाते समय भी, पता नहीं वहां जाके चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चला तो कितनी देर में सही हो जाएगा, सही होगा भी कि नहीं होगा। ये चीजें जो चलती हैं इसको दो पैरामीटर डिफाइन करते हैं। एक होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर MTBF, और एक होता है मीन टाइम टू रिपेयर। मीन टाइम बिटवीन फेलियर का मतलब क्या होगा, पहले तो इसको समझ लें। मीन टाइम बिटवीन फेलियर का मतलब ये है कि आप कोई प्रोडक्ट लेके घर पे आते हैं, वो प्रोडक्ट आप लेके आए और आपसे कहा गया प्रोडक्ट को बेचते समय, उसने बेचने वाले ने कहा कि ये गारंटी है कि भैया साल 2 साल तो इसको छूना भी नहीं पड़ेगा, खराब भी नहीं होगा। पर आप ले आए, महीने भर अभी हुए नहीं कि उसमें प्रॉब्लम आ गई, फिर आपने उसको बनने को दिया, फिर उन्होंने बना बना के दिया, अच्छा बनाने में भी उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया,
3 दिन का टाइम लिया, बना के उन्होंने दे दिया, अब आप उसको लेके आए, फिर से आपने यूज किया, फिर 1 महीने बाद खराब हो गया। तो ये जो 1 महीने बाद खराब हो रहा है, दैट इज द मीन टाइम बिटवीन फेल्योर, यानी दो फेल्योर होने के बीच का मीन टाइम कितना हो गया यहाँ पे, 1 मंथ, 1 महीना। और जो टाइम लग रहा है उसको रिपेयर होने के लिए हर बार, वो कितना लग रहा है, 2 दिन। तो मीन टाइम बिटवीन फेल्योर गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल्योर इन आवर, वीक्स एंड मंथ। अब मीन टाइम बिटवीन फेल्योर जो है वो आर में होगी, ये वीक में होगी, मंथ्स में होगी, कितने भी दिनों के बाद हो रही है, ये इसमें मेजर की जाएगी। कुछ मशीन ऐसी होगी जो घंटे घंटे बाद भी खराब हो जाएंगी, 10 मिनट चली फिर खराब हो गई, 1 घंटे चली फिर खराब हो गई, कुछ 2 हफ्ते बाद खराब हो रही है, 1 हफ्ते बाद खराब हो रही है, कुछ जो है वो महीनों बाद हो रही है। तो ये मीन टाइम बिटवीन फेल्योर और मीन टाइम टू रिपेयर। और मीन टाइम टू रिपेयर है क्या, सोज हाउ लॉन्ग द सिस्टम इज अलाउड टू बी आउट ऑफ ऑर्डर फॉलोइंग अ फेल्योर, कितने देर तक कोई सिस्टम फेल होने के बाद रिपेयर हो करके वापस अपनी ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं आ जाता, ये वो टाइम है, मीन टाइम टू रिपेयर। अब किसी भी एम्बेडेड सिस्टम के लिए जो कि किसी क्रिटिकल एप्लीकेशन में काम कर रहा है, ये कम से कम होना चाहिए, एंड इट शुड बी इन ऑर्डर ऑफ मिनट्स, मिनट्स में होना चाहिए। रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, चौथा ऑपरेशनल फीचर आ गया। ये क्या कहता है, मेंटेनेबिलिटी, इट डील्स विद द सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। किसको सपोर्ट करना, किसको मेंटेन करना, सपोर्ट करना किसको, कस्टमर को, क्लाइंट को, जिसके लिए आपने प्रोडक्ट बनाया। मेंटेनेंस किसका करना है, एम्बेडेड सिस्टम का करना है, जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं। तो अगर एंड यूजर या क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस को लेकर के, तो सब डेफिनेटली वो दो चीजों में आएगी, आइदर सपोर्ट या मेंटेनेंस में। तो अगर उसका प्रोडक्ट जो आपने एम्बेडेड सिस्टम उसको दिया है वो फेल हो गया, किसी तरह से प्रॉब्लम में आ गया, या उसका रूटीन सिस्टम चेकअप होना है, उसका सर्विस होना है, तो ये दोनों चीजें आप कराएंगे कैसे, ये आता है आपके मेंटेनेबिलिटी में, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस सिस्टम में। तो रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को अगर कह लें तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री डिसिप्लिन है। क्यों, क्योंकि अगर रिलायबिलिटी कम होती है, इट मींस कि इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट रिपेयर, और अगर फ्रीक्वेंट रिपेयरिंग की जरूरत पड़ रही है तो आपका मेंटेनेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो बार बार उसको रिपेयर करके एग्जैक्टली कम समय में दे सके। तो रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डिसिप्लिन कही जाती है। A more reliable system means a system with less corrective maintainability. ज्यादा रिलायबल सिस्टम वो होता है जिसमें करेक्टिव मेंटेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट कम से कम पड़े, और कम से कम रिलायबल सिस्टम वो होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा करेक्टिव मेंटेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे किसी सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, उसके चांसेस ऑफ फेल्योर और नॉन फंक्शनैलिटी जो है वो कम होती जाती है, यानी उसके मेंटेनेबिलिटी के जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जब हम लोग इसीलिए कहते हैं, जब हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी को हम लोग इस तरह से भी जज करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम ला रहे हैं कहीं सस्ता तो नहीं ला रहे, और कहीं ऐसा प्रोडक्ट सस्ता लेकर आ रहे हैं जिसको बार बार हमको जाकर के रिपेयर कराना पड़ेगा। तो एक तो हमने खरीदा चाइनीज प्रोडक्ट, अब वो रिपेयर भी नहीं हो रहा, सस्ता तो खरीद लाया पर अब कोई उसका गारंटी वारंटी कुछ है ही नहीं, रिपेयर हो नहीं सकता। तो जितने भी इस तरह के मोबाइल थे आप देख लीजिए, जिनमें पता लगा कि उनकी बॉडी ओपन ही नहीं होती थी, तो वन टाइम प्रोडक्ट होकर के रह गए, खराब हो गया, तो फिर अब बनाने के लिए उतना पैसा लग जाता जितने में वो मोबाइल नया आ जाता। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आप अपने एम्बेडेड सिस्टम को देख लीजिए कि आप जो बनाने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी का है, वो रिलायबल श्रेणी का ज्यादा है या मेंटेनेबिलिटी उसकी ज्यादा है। अगर ज्यादा रिलायबल है तो कम मेंटेनेबिलिटी चाहिए होगी, और अगर कम रिलायबल है तो फिर इसका मतलब तो है कि भाई आपको मेंटेनेबिलिटी उसकी बढ़ानी पड़ेगी। पर फोकस जो है वो रिलायबिलिटी पे होना चाहिए। अब मेंटेनेबिलिटी का भी एक इशू है। मेंटेनेबिलिटी तो आप तब कर पाएंगे ना जब, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एम्बेडेड सिस्टम बनाया और उसको मेंटेन करने के लिए सर्विस सेंटर पे ले गए दिए, और सर्विस सेंटर वाला कह रहा है कि भैया ये
बना तो हम इसको 1 घंटे में दें, लेकिन मेरे पास कंपोनेंट ही नहीं है। अब बात आ गई अवेलेबिलिटी की। तो मेंटेनेबिलिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू द सिस्टम अवेलेबिलिटी। Maintainability can be broadly classified into two categories. One is scheduled or periodic maintenance और दूसरा है maintenance to unexpected failure। एक तो वो हो गया जो आपकी सर्विसिंग ड्यू हो जाती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर ले लिया तो हर 2 महीने 3 महीने या इतने किलोमीटर के बाद आपको करानी ही करानी है, ये हो गया उसका शेड्यूल्ड या पीरियोडिक मेंटेनेंस, जिसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कहते हैं। और दूसरा हो गया कि भैया अनएक्सपेक्टेड फेल्योर हो गया, गाड़ी खराब हो ही गई किसी कारणों से, अब हमको उसको सर्विस कराना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ले जाकर के सर्विस सेंटर पे। तो ये हो गया करेक्टिव मेंटेनेंस, क्योंकि अब वो बगैर ठीक हुए चलने वाली नहीं है। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस में गाड़ी चल रही थी लेकिन उसका टाइम ड्यू हो गया था, उसका शेड्यूल्ड हो गया था कि नहीं अब इसका होना है, तो फंक्शन तो वहां वो परफॉर्म कर रही थी, तो वो हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। यानी कि बंद होने के पहले का मेंटेनेंस, भैया वो स्थिति ना आए तो आपने करा लिया पीरियोडिक मेंटेनेंस। लेकिन एक तो हो गया कि भाई हमारा सिस्टम अब काम ही नहीं कर रहा, अब हमको इसको करेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो है काम करना शुरू करेगा, तो उसको कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। Some embedded products may use consumable components or may contain components which are subject to wear and tear and they should be replaced on periodic basis. The period may be based on the total loss of the system usage or the total output of the system delivered. अब कुछ ऐसे भी होते हैं एम्बेडेड प्रोडक्ट्स जिसमें कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होता है, तो जैसा नीचे एक एग्जांपल में दिया हुआ है, तो आप लोग को पता होगा प्रिंटर में कार्ट्रिज लगती है ना, ये कार्ट्रिजेस जितनी भी लगती हैं इनका एक टाइम है कि भैया या तो 400 पेज 500 पेज 600 पेज प्रिंट करेंगी, इसके बाद इनका कार्ट्रिज को आपको निकाल के फिर से फिल करना होगा या रिप्लेस करना होगा। अब इसमें क्या हो गया कि शेड्यूल्ड या पीरियोडिक मेंटेनेंस जो है ये होना चाहिए। तो अब आइदर आप इसको ऐसे डिसाइड कर लें कि हम पर डे 20 पेज प्रिंट करेंगे, तो उसके हिसाब से शेड्यूलिंग कर लें कि भाई अगर 400 पेज के बाद हमको चाहिए तो 20 पेज अगर हम एक दिन में कर रहे हैं तो इसका मतलब कि 20 दिनों के बाद हमको कार्ट्रिज को फिर से इधर रिप्लेस करना या रिफिल करना है, उस हिसाब से आपने उसकी शेड्यूल या पीरियोडिक मेंटेनेंस तय कर ली। एक होता है कि करेक्टिव, करेक्टिव का मतलब पेपर तो है, इंक भी है, प्रिंटर भी सही काम कर रहा है, सडनली पेपर जाम हो गया किसी कारणों से, मॉइस्चर की वजह से या कोई और कारणों से पेपर जाम हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये शेड्यूल्ड या पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं है, ये है मेंटेनेंस टू अनएक्सपेक्टेड फेल्योर। अब आपको उसको इमीडिएटली रिपेयर या रिजॉल्व करना होगा, तब जाकर के नेक्स्ट वो काम करना शुरू करेगा। तो कुछ ऐसे भी एम्बेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कंज्यूमेबल कंपोनेंट्स लगते हैं, इनको आपको आइदर रिप्लेस करते रहना पड़ता है कुछ दिनों के बाद क्योंकि उनमें वेयर एंड टियर होते जाते हैं, या चूंकि वो कंज्यूमेबल है इसलिए वो खत्म हो जाएंगे, समय के साथ साथ वो खत्म होते जाते हैं, तो उनको आपको नया जो है उनके में फीड करना होगा। तो ऐसा बहुत सारा एम्बेडेड प्रोडक्ट्स बनता है। इवन आपके कंपोनेंट्स भी आप यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज करते हैं, टाइमर काउंटर्स ये सब जो यूज करते हैं ना, इनका भी एक लाइफ टाइम है। ये इसके बाद रिलेज यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर एक रिले कितने सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद खराब हो जाएगा, इसकी भी एक ड्यूरेशन है, तो उसके बाद आपको उनको रिप्लेस करना ही होता है। तो जैसा आपका एम्बेडेड आप जो बना रहे हैं प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जिस तरह का है उसके हिसाब से आपको उस तरह का मैनेजमेंट करना होता है। अब अगर दोनों को मिला दिया जाए, यानी शेड्यूल्ड और रिपेयर, शेड्यूल्ड यानी कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस था, रिपेयर यानी जो करेक्टिव मेंटेनेंस था, और प्रिंटर जो है वो अब आ गया ऑफलाइन यानी काम नहीं कर रहा, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द यूजर। तो अब इस समय तो यूजर उसे कोई काम कर नहीं सकता क्योंकि वो ऑनलाइन है ही नहीं, वो काम ही नहीं कर रहा।
आइदर आप शेड्यूल्ड कर रहे हो या रिपेयर कर रहे हो, दोनों ही समय पे यूजर उससे काम तो नहीं ले सकता ना। आप चाहे शेड्यूल मेंटेनेंस कर रहे हो या उसमें कोई करेक्टिव मेंटेनेंस कर रहे हो, जितनी देर ये काम नहीं कर रहा है वो टाइम आप नोट कर लें। In any embedded system design, the ideal value for availability is expressed as AI means available time. Here, availability in the ideal condition is equal to MTBF by MTBF plus MTTR. तो MTBF के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे MTTR जितना कम होगा उतना बेटर अवेलेबिलिटी होती जाएगी उस एम्बेडेड सिस्टम की। आइडियली तो 1 ही हो सकती है, MTBF बाई MTBF, MTTR हो ही ना, तो 1 होगी उस कंडीशन में, पर ऐसा होगा नहीं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मीन टाइम बिटवीन फेल्योर आपके प्रोडक्ट का कितना है और मीन टाइम टू रिपेयर कितना लग रहा है। जितना ये कम होगा उतना ही अच्छा आपका एम्बेडेड सिस्टम होगा, उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगला आ जाता है इशू सिक्योरिटी का। दिस कवर्स confidentiality, integrity and availability. Now the term availability which is mentioned earlier, so this availability is not the term which is used earlier, यानी ये वो टर्म नहीं है। अब ये क्या टर्म है इसको थोड़ा समझते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हुआ। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। तो जो एम्बेडेड सिस्टम आपने बनाया क्या वो आपके क्लाइंट के लिए सिक्योर है? अगर सिक्योरिटी ही उस क्लाइंट का प्राइम ऑब्जेक्ट है तो फिर आपको जो है अपने एम्बेडेड सिस्टम में सिक्योरिटी प्रोविजन बहुत अच्छा रखना होगा। जैसे आजकल देखा है ना, फोर व्हीलर भी गायब हो जाते हैं, चुरा लिए जाते हैं। तो आजकल फोर व्हीलर में सिक्योरिटी फीचर्स देखिए कितने एनहांस होते जा रहे हैं। फिर भी चोरी तो हो ही रही है, लेकिन पहले की अपेक्षा देखेंगे तो सिक्योरिटी जो है अब वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एप्लीकेशन यानी वो कंप्लीट कार, और उस कार में तो बहुत सारे आपने एम्बेडेड सिस्टम लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंसी से, कि अनऑथराइज्ड कोई उसको ले ना ले। तो प्रोटेक्शन ऑफ डेटा की बात जब आएगी तो दैट कम्स अंडर इंटीग्रिटी। तो आपने एटीएम कार्ड में कार्ड रीडर में कार्ड लगाया, कार्ड रीडर ने तो सब कुछ डेटा वेटा आपका देख लिया। अब जो कम्युनिकेशन करने वाला पार्ट है वो उस डेटा के साथ ब्रीच ना करे, उस डेटा को किसी को देना। वो डेटा जो है वो आपके कार्ड से जो डेटा है वो सीधे सीधे आपके बैंक को सिर्फ जा रहा है और बैंक ही जान पाए। ये ना हो कि आपके कार्ड की क्लोनिंग हो जाए और उसका जो डेटा है वो दूसरे